हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल nick.21 पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। इस टॉपिक को आराम आराम से पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी से हम समझेंगे इस टॉपिक को कि क्या है ये टॉपिक। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको आराम आराम से हम पूरा कवर करेंगे। बस आप लोग अटेंशन देना इस लेक्चर में, मैं जो लिखवा रहा हूं उस चीज को ध्यान देना और जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आराम आराम से सुनना। आपको स्टोरी याद हो जाएगी इस चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन इसमें इतनी कोई ज्यादा चीजें नहीं है। आगे चलकर चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन इसको हम बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इसका, तो आगे चल के हमको बहुत ही इजीली ये टॉपिक अच्छे से फ्लो में समझ में आएगा। तो मेरे साथ आपको फ्लो में चलना है। फ्लो में चलोगे तो इजीली इस टॉपिक को समझाने की गारंटी मैं लेता हूं। तो पहले इसकी स्टोरी हम समझते हैं। हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, उस अर्थ पर आपको बताएं अमेजिंग सी बात है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है आज की डेट में। और भी ज्यादा होगी, ये तो कम है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज होगी आपकी। जनरल सी बात है। आप लोग एक बात बताओ, क्या इतनी स्पीसीज को आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो? एक एक करके पढ़ सकते हो? कितना टाइम चला जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, पर आप इन स्पीसीज को पूरी इंडिविजुअल तरीके से नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए हमको जरूरी होता है कि क्लासिफिकेशन को हम समझे। इसलिए चीजों को क्लासिफाइड किया गया कि इनको हम आराम से जान सके क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू। जैसे कि एक शॉप है, उस शॉप पर हम जाते हैं तो वहां पर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपके सर्फ साबुन वगैरह सेक्शन पूरा अलग हो गया, आपके खाने पीने का सेक्शन पूरा अलग हो गया, क्लोथ्स कपड़ों का सेक्शन पूरा अलग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमको इजीली चीजें मिल जाती है, हमको इजीली चीजों का नॉलेज मिल जाता है, हमको ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन हमारा जरूरी है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा जो था, वो था अर्ली मैंस ने किया था, जो कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। कैसा था? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में ऐसा किया। क्यों नॉन साइंटिफिक था? कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं किया था, इन्होंने किया था फूड, बेसिकली फूड के बेस पर। फूड में आपके कौन से हो गई? वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, ठीक है, ग्रेन्स अनाज हो गया, ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, इस बेस पे उन्होंने फूड को दिया। शेल्टर, शेल्टर के बेस पर आपका टीक हो गया, आपका साल हो गया, टीक यानी सांगवान। ठीक है, साल ये घर बनाने के लिए काम आते थे उस टाइम पर। कुछ और चीजें आपकी सिक्योरिटी के बेस पर, आपका डॉग हो गया, उस टाइम पे सिक्योरिटी पर्पज से स्टार्टिंग से डॉग को यूज करते हुए आए। देन इसके बाद हम देख लेते हैं, सिक्योरिटी होगी ट्रांसपोर्ट पे, आपका हॉर्स घोड़ा हो गया ट्रांसपोर्ट में, आपका कैमल हो गया, आपका म्यूल खच्चर हो गया, जो स्टार्टिंग से ट्रांसपोर्ट के लिए ही यूज में लेते हुए आ रहे हैं। अब कौन सा? फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, आपका हो गया क्लोथ्स, सॉरी क्लोथ्स, कॉटन हो गया, आपका सिल्क हो गया, नॉर्मल सी चीज। इन बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करना जरूरी समझा। और अदर कोई चीजें रह जाती है, अदर चीजें जैसे कि आपकी मेडिसिन होगी, आपके रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, या फिर स्पाइसेस यानी मसाले हो गए। इस बेस पे उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जो कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। क्या था? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उतारते रहना मेरे साथ में। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन समझ में आया? अर्ली मैन थे जिन्होंने फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, क्लोथ्स और अदर चीजों पर इन चीजों को बेस बनाकर क्लासिफिकेशन दिया था। ये साइंटिफिक नहीं था। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि हमारे कौन से साहब लेकर आए थे? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। कौन लेकर आए थे? हमारे
एरिस्टोटल सर। कौन लेकर आए थे? एरिस्टोटल सर, जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको दिया। इन्होंने किस बेस पे बांटा? एक बांटा प्लांट और एक बांटा एनिमल। दो चीजों में क्लासिफाई किया चीजों को, प्लांट और एनिमल में। प्लांट अब क्लासिफाइड करने का एक बेस होता है, इन्होंने भी बेस रखा, फूड खाने का बेस, शेल्टर रहने का बेस हो गया, सिक्योरिटी, आपके सिक्योरिटी पर्पस से, कुछ ना कुछ पर्पस था इसका, ठीक है, पर्पस बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो इसी को बेस बनाकर इन्होंने दिया फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझो, इन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया और बेस रखा उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। कैरेक्टर्स को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन से हो गए आपके? हर्ब्स हो गई, श्रब्स हो गए, आपके बशेज हो गए एंड ट्रीज हो गए आपके। इस बेस पे उन्होंने प्लांट को क्लासिफाइड किया। देन एनिमल को क्या, किस बेस पे क्लासिफाइड किया इन्होंने? ऑन द प्रेजेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स अगर प्रेजेंट है आपके तो वो हो जाएगा इनेमा, और रेड ब्लड सेल आपके एब्सेंट है तो हो जाएगा एनेमा। इनेमा और एनेमा के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया। हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल साहब ने किया। एरिस्टोटल साहब ने प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन किया। प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि हर्ब्स, श्रब्स, बशेज और ट्रीज के बेस पर क्लासिफाइड किया, और एनिमल को उन्होंने ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट ऑफ आरबीसी, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट ऑफ आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये इसका क्या था? बेस था। ऑन द प्रेजेंट ऑफ बेस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो वो इनेमा और आरबीसी एब्सेंट है तो एनेमा। अब इसमें भी कुछ मिस्टेक थी, जिसको लेकर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए थे वो कौन थे? हमारे कैरोलस लिनियस साहब, जिनका क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिन्होंने दो किंगडम दिए थे, प्लांट और एनिमल। इसको उतार लो फिर हम वो समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, उम्मीद है आप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूं उसको। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, फटाफट से हम उसको समझते। मिट गया, कहीं रहा तो नहीं। अब हम समझते टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे कैरोलस कैरोलस लिनियस, ये साहब हमारे जो थे, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, मतलब दिया था। इन्होंने भी दो पार्ट में बांटे थे। किसमें? दो पार्ट में क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, प्लांट और एनिमल। इन्होंने भी दो पार्ट में क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये दो किंगडम ये थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब इनका क्या बेस था? जैसे ही हमारे एरिस्टोटल सर का बेस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट, और ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट ऑफ आरबीसी, एब्सेंट है या प्रेजेंट है एनेमा और इनेमा, वो हमारा एरिस्टोटल सर के बेस पे किया था। एरिस्टोटल सर ने जो एनिमल को बांटा था वो ऑन द प्रेजेंट ऑफ आरबीसी या एब्सेंट ऑफ आरबीसी के बेस पे बांटा था, और प्लांट को किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। वैसे ही कैरोलस लिनियस सर का बेस जो था वो सेल वॉल था। क्या था? सेल वॉल था। अगर ये प्रेजेंट है सेल वॉल तो ये क्या होंगे? प्लांट्स होंगे। अगर ये एब्सेंट है सेल वॉल तो ये क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। अब इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे हम इसमें। अब इन्होंने प्लांट किंगडम में किन किन को रख दिया? देखो, जनरल सी चीज है, इन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया, इन्होंने रखा यू बैक्टीरिया, इन्होंने रखा क्रीजोफाइट्स, इन्होंने रखा डाइनोफ्लैजिलेट्स, इन्होंने रखा एल्गी को प्लांट में, इन्होंने रखा फंगी को। इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, फंगी को रखा। इन्होंने रखा ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को। इन्होंने रखा टेरिडोफाइट्स को,
इन्होंने रखा जिम्नोस्पर्म को, इन्होंने रखा एंजियोस्पर्म को, और जगह बनी तो इन्होंने रखा माइकोप्लाज्मा को। फिर जगह पॉइंट कम पड़ी तो इन्होंने रखा लाइकेंस, आप भी आ जाओ इसके अंदर, और रखा पीपीएलओ को। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, समझ लो। ये इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया क्योंकि इनमें, इनका कहना था कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। और इन भाई साहब ने एनिमल के अंदर रखा प्रोटोजोआंस, आपके हो गए इंसेक्ट्स, और हो गया आपका मैमल्स। इन सब के अंदर इन्होंने, एनिमल्स के अंदर इन सबको रख दिया क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। अब मेरे भाई बात ये थी, आपने एक बेस दिया कि सेल वॉल प्रेजेंट है, वो प्लांट के अंदर रहेंगे, और सेल वॉल एब्सेंट है, वो एनिमल के अंदर रहेंगे। सीधी सी बात है, आपको भी समझ में आ रही है। लेकिन आपके माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल बहुत ही वीक होती है, होती ही नहीं, ना के बराबर होती है, फिर भी इन्होंने प्लांट में कैसे रख दिया इनको? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। सेकंड, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? आपके एसोसिएशंस ऑफ फंगी एंड एल्गी, फंगी और एल्गी के एसोसिएशन से आपके लाइकेन बनती है। मतलब फंगी और एल्गी के एसोसिएशन से आपकी क्या बनती है? लाइकेन बनती है। फंगी एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, एल्गी बदले में क्या देती है? फूड देती है। तो उन दोनों के एसोसिएशन से क्या बन रही है? लाइकेंस बन रही है। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसको भी इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा, इनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, ये कहते हैं। ठीक है, ये तो दो जनों के मिक्सअप से बनी है ना लाइकेंस, कैसे प्लांट किंगडम में। अब एनिमल के अंदर तो इन्होंने सही रखा क्योंकि इनमें एब्सेंट होती है सेल वॉल, तो इनको इन्होंने एनिमल किंगडम में डाल दिया। तो अब इनके ड्रॉबैक्स, इनकी क्या कमी रही इनके मॉडल्स में, ये हम इजीली समझते। पहले तो इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। पहले आप इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है चीजों का, उम्मीद है उतार लिया होगा। यही बात है कि लाइकेंस भाई सेल कैरोलस लिनियस साहब से कहते हैं कि भाई हमको इसमें क्यों रखा, क्या इतना न मुझसे तू प्यार न कर कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये भाई के थके कैरोलस लिनियस साहब को, मैं तो एसोसिएशन से बना, मुझे क्यों पुट अप कर दिया इसके अंदर। समझते इनके ड्रॉबैक्स को, उतार लो। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। सबसे पहली चीज हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। गाना तो यूं ही था समझाने के लिए, टू किंगडम के, ठीक है, किसके? टू किंगडम के। किसने दिया? लिनियस साहब ने। इनके सिस्टम के हम ड्रॉबैक्स देखते हैं, क्या कमियां रही हैं। सबसे पहली चीज ये प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं करता है, मतलब अलग नहीं कर पाए, समझा नहीं पाया कि प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स के बीच में अंतर क्या है, ये समझा नहीं पाए आपके लिनियस साहब। सबसे बड़ी गलती तो हमने देख ली थी कि माइकोप्लाज्मा जो था उसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, उसके बाद भी इन भाई साहब ने किसमें रख दिया? उसको प्लांट में रख दिया, जबकि इनका खुद का बेस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो आप प्लांट के अंदर रखोगे, और आपके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है तो आप उसको एनिमल के अंदर रखोगे। पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती वही कर दी। वो तो है एक ड्रॉबैक, लेकिन उसके अलावा भी ये है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंशिएट ही नहीं समझा पाए भाई साहब हमारे लिनियस साहब। दूसरी सी चीज भाई साहब ने क्या किया, यूनिसेल्यूलर आपका क्लोरेला जो था
को, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेल्यूलर के साथ पुटअप कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, साथ में रख दिया। मल्टी सेल्यूलर आपके प्लांट्स हो गए, हायर प्लांट्स, सारे प्लांट्स हो गए। भैया यूनिसेल्यूलर को आप मल्टी सेल्यूलर के साथ पुटअप करें, कैसे चलेगा? ये सही है क्या? ये तो वो बात हुई आपने कि आप यूनिसेल्यूलर को मल्टी सेल्यूलर में रख रहे हो, जैसे कि शॉपकीपर की लैंग्वेज में आप पार्ले जी बिस्किट को आप कपड़े धोने के साबुन के साथ मिक्स करके रख रहे हो। गलत सी बात है ना ये। यूनिसेल्यूलर सारे एक तरफ होने चाहिए और मल्टी सेल्यूलर सारे एक तरफ होने चाहिए। पर ये भाई साहब ने ये चीज रही उनके मॉडल में कमी, टू किंगडम में। अब तीसरी चीज क्या रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, रख दिया। ऑटोट्रोफिक आपके हो गए प्लांट एल्गी और हेट्रोट्रोफिक आपके हो गए फंगी। भैया ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, उनको हम हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। तो इन्होंने तीसरी गलती ये की कि उन्होंने जो खुद खाना बना रहे उनके साथ ही ऐसे को रख दिया जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक के साथ हेट्रोट्रोफिक को रख दिया। ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही इस मॉडल की। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक थे क्या? कि सबसे पहली चीज तो इन्होंने माइकोप्लाज्मा, जो कि लैक सेल वॉल, मतलब ना के बराबर सेल वॉल होती है, उसको इन्होंने प्लांट किंगडम में घुसा दिया, जबकि इनका एक बेस था कि आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है तो ही वो प्लांट में आएगा। और आपने अपने ही रूल को तोड़ दिया। सबसे पहली चीज लाइकेंस, जो फंगी और एल्गी की क्या है? एसोसिएशन है, दोनों से मिलकर बनी है, दोनों के गठबंधन से बनी हुई सरकार है लाइकेन, फंगी और एल्गी के, उसको भी आप डाल रहे हो प्लांट के अंदर। पीपीएल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, उसको भी प्लांट किंगडम में आप जगह दे रहे हो। देन सेकंड चीज, आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंशिएट ही नहीं समझा पाए। क्या डिफरेंशिएट है वही नहीं समझा पाए। तीसरी चीज, आपने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया। छोटे से बच्चे को, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप 12th क्लास के बच्चे के साथ रख रहे हो और कह रहे हो कम्पीट कर। ऐसा कैसे चलेगा? फर्स्ट क्लास का बच्चा 12th क्लास के बच्चे के साथ कम्पीट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। देन आपने ऑटोट्रोफिक, जो खुद का खाना खुद बना रहे हो, उनको हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, साथ में रख दिया दोनों को, दोनों साथ में ही रहो यूं करके। ऑटोट्रोफिक खुद बना रहे खाना, हेट्रोट्रोफिक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, उन दोनों को साथ में रख दिया। भैया आप इन चीजों को नहीं समझा पाए, इसलिए आपका मॉडल आगे चलकर एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना? ये कमियां रही। अब इन कमियों को सुधारने वाले आगे आए, पहले इनको उतारो। उतार दिया होगा आपने, मैं इसको मिटाता हूं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये सारी चीजें आपको। अब हम समझते हैं थ्री किंगडम सिस्टम को अच्छे से, कि आपका जो थ्री किंगडम सिस्टम था वो आपके हैकल साहब लेकर आए। क्या लेकर आए? हैकल। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे इसको, क्योंकि आगे हमको फाइव किंगडम भी समझना है। सेकंड चीज आपका जो था सिस्टम जो लेकर आए वो हैकल साहब लेकर आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिसेल्यूलर जितने भी यूकैरियोट्स थे, समझ में रखना, ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे, उनको एक किंगडम में रख दिया जिसका नाम दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम सिस्टम कौन लेकर आए? आपके हैकल साहब लेकर आए, जिन्होंने यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। याद रखना, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा, ये बहुत ही खतरनाक है, अच्छी चीज है, आगे चल के हम देखेंगे इसका कंपैरिजन, ठीक है। देन आता है आपका फोर किंगडम। इसके बाद फोर किंगडम जो कि आपके लिए आए कॉपलैंड साहब। कॉपलैंड साहब ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। ये प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किसने कराया? हमारे हैकल साहब ने। याद रखना, इंट्रोड्यूस किसने कराया? प्रोटिस्टा को हैकल साहब ने हमारा इंट्रोड्यूस करवाया। और फोर किंगडम इंट्रोड्यूस किसने करवाया? कॉपलैंड साहब ने। अब इन भाई साहब ने क्या किया? यूनिसेल्यूलर, इसलिए बोला था यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स इन भाई साहब ने रखा किसमें? मोनेरा में।
किसमें रखा? मोनेरा के अंदर रखा। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को इन्होंने किसमें रखा? मोनेरा में रखा। कौन कॉपलेट साहब आए? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखे गए, जो कि बाद में प्रोटिस्टा के बाद में आने वाला किंगडम है मोनेरा। और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में किसने रखा? हैकल साहब ने। और प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? हैकल साहब। और मोनेरा को इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? कॉपलेट साहब। समझ में? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोनेरा तो हम पहले पढ़ते 5 किंगडम में। मोनेरा इसलिए पहले पढ़ते क्योंकि ये बहुत छोटा है, प्रोटिस्टा बड़ा है, मोनेरा छोटा है। समझ में आ रही बात? प्रोटिस्टा बड़ा है, मोनेरा छोटा है, क्योंकि कभी भी हम पढ़ते हैं तो लो टू हाई पढ़ते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा तो है नहीं बच्चा डायरेक्ट 12th में आ गया हो, तो लो टू हाई पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले हम मोनेरा को पढ़ते हैं, जो कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था, जिसमें मोनेरा को इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने। सेलुलर प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा में रखा था, और 3 किंगडम सिस्टम हमारे हैकल साहब लेकर आए थे, जिन्होंने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा था प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे हैकल साहब ने। इसलिए हम मोनेरा को प्रोटिस्टा से पहले पढ़ते, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। समझ में आया? सीक्वेंस को हम तोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद हम समझेंगे 5 किंगडम को। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तब तक आप इस चीजों को याद करो, रिवाइज करो, और रिवीजन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आना। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फोड़ेंगे। और कुछ चीज समझ में नहीं है तो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, ये काम लग जाएगा आपके, समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।